नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 70 का संग्राम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी को बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने 32 करोड़ रुपए की लागत से बनी पार्किंग का लोकार्पण कर दिया है और इस पार्किंग में 212 वाहनों की जगह है। वहीं 18 करोड़ रुपए की लागत से बने टाउन हॉल का भी लोकार्पण हुआ और इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल योजना का भी शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने शिफन कोट के बेघर लोगों के लिए कॉलोनी बसाए जाने के लिए भूमि पूजन भी किया। पार्किंग का लोकार्पण हुआ है, मल्टीपर्पज जो पार्किंग बनी है, साथ में पंपिंग योजना का भी जो है यहाँ पर आज लोकार्पण हुआ है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो यहाँ पर पिछले दिनों से जो प्रस्तावित थी, जिनका शिलान्यास हुआ है, उन सभी का लोकार्पण हो रहा है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जितने भी हमने शिलान्यास किए हम सभी का लोकार्पण करेंगे और जो योजनाएं हमने शुरू की हैं उन योजनाओं को पूरा करेंगे। वहीं टिहरी दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जन संवाद कार्यक्रम के तहत ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों से बात की है। इस दौरान सीएम धामी ने उनकी समस्याएं सुनी और उनसे क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव भी मांगे। हालांकि कुछ पंचायत प्रतिनिधियों की नाराजगी भी देखने को मिली। नाराजगी इस बात पर थी कि उनकी बात को रखने का मौका नहीं दिया गया। सुझाव आए और सुझाव देकर हम उनको क्रियान्वयन करें और सरकार को लागू करें, कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। उनकी कोई परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी हम समाधान करें और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगह इसी प्रकार से लोगों के सुझाव दे रहे हैं और उनके संकल्प के रूप में आगे जो भी हम योजनाएं बना रहे हैं उनकी पूरा की जगह अब प्रारंभ किया है, शुरू किया है और सभी जगह कर रहे हैं। हमारे जिले में 9 ब्लॉक थे तो 9 ब्लॉक अध्यक्षों को तो कम से कम खड़ा किया जाता बोलने के लिए जो है, लेकिन केवल छठे छठवाई लोगों को खड़ा किया गया कि जो केवल सरकार की केवल जो है महत्वपूर्ण मांगों को जो है आगे रखे, महत्वपूर्ण बातों को आगे रखे और जो जमीनी हकीकत है उसको बिल्कुल न करे, उस बात बिल्कुल न रखा जाए। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने राज्य का एम्बेसडर बनाया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ऋषभ पंत को वीडियो कॉल पर बधाई दी है। कैसे हैं ऋषभ? नमस्ते, ठीक है आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। कैसा चल रहा है आजकल? बस सर प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी बस। और आप बताइएगा? बस ठीक है। आइए, कब आएंगे इधर? हम लोग आपको जो है ना यहाँ पर करते हैं, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए मेरे साथ कि मैं उत्तराखंड के लिए कुछ कर पाऊँ आपके साथ। आइए, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, नए नए बच्चे, सब आपसे प्रेरणा लेंगे। सब लोग हैं ना इस फील्ड में और आगे जाएंगे, क्रिकेट की दुनिया को अपनाएंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं। नड्डा 26 दिसंबर को देहरादून दौरे पर होंगे और इस दौरान वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इसके साथ ही चुनाव के लिए गठित की गई चुनाव प्रबंधन समिति के साथ उनकी मीटिंग भी होने वाली है। संगठनात्मक बैठक होगी। पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, पार्टी के अन्य जो लोग अन्य उस पर काम कर रहे हैं, सभी लोगों से वो वार्ता चर्चा करेंगे और इसमें कोई पब्लिक मीटिंग्स के कार्यक्रम नहीं है। वर्तमान की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, आगे कैसे कैसे हम लोगों को काम करना है, ये सारा मार्गदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। उधर हल्द्वानी में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां चल रही हैं। 30 दिसंबर को पीएम मोदी हल्द्वानी दौरे पर होंगे और इस दौरान पीएम एक रैली को संबोधित भी करेंगे। पीएम की रैली को लेकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो चुकी है। मोदी की रैली संभावित 30 तारीख की है और भाजपा की हर बूथ स्तर तक इसकी बैठकें हो गई हैं और बड़ी मात्रा में लोग आएंगे। मोदी का तो अपना क्रेज है, इतना वैसे ही लोग आने वाले हैं, थोड़ा प्रयास भी करेंगे, बहुत लाखों की संख्या में लोग। उधर कांग्रेस में टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष टिकट के दावेदारों की नब्ज टटोल रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे अब तक कई जिलों में जाकर दावेदारों से बात भी कर चुके हैं। कांग्रेस अपने मजबूत संगठन के माध्यम से एक सशक्त और लोकप्रिय उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर उत्तर प्रदेश की सम्मान्य जनता का, उत्तराखंड की सम्मान्य जनता का विश्वास हासिल करेंगे और उत्तराखंड में एक सशक्त कांग्रेस सरकार हम स्थापित करें। बात है, सबकी राय जानकर
तभी फाइनल होता है। स्कैनिंग कमेटी जब फाइनल आगे अपनी रिपोर्ट भेजती है, फिर प्रभारी को भेजती है, प्रभारी आगे भेजता है, फिर वहाँ करता है। तो कोई ऐसा नहीं है, सबको अधिकार है टिकट मांगने का, और बाकी जो तय होगा वो कमेटी करती है। उधर टिकटों को लेकर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में बयानबाजी भी हो रही है। आप कह रही है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राज्य के प्रमुख पार्टी हैं और इसीलिए उन्हें जनता को बताना चाहिए कि इस बार प्रत्याशी कौन होंगे। पहले जो घोषित करके जनता के बीच भेज रहे हैं, जिससे कि वो लोगों से संपर्क भी कर सके। हमारी ये चुनौती है कि वो भी पहले अपने प्रत्याशी घोषित करें, जिससे पता लग सके कि कितने प्रत्याशी उनके पास हैं। नहीं, क्या वो गारंटी देते हैं कि सारे विधायकों को टिकट देंगे? ये भी नहीं दे सकते गारंटी में। हम ये कह रहे हैं कि आप प्रत्याशी घोषित कर दीजिए ना। अगर आपको लगता है कि आपके पास सारे चेहरे हैं, 70 सीटों पर प्रत्याशी हैं, तो घोषित कर दीजिए। पता तो लगे कि कम से कम की जनता के बीच में उनका रुझान क्या है। आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, उनके पास न कुछ पाने के लिए है न खोने के लिए, तो 42 करें 70 करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो वातावरण है वो कांग्रेस के पक्ष में है, इसलिए कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर जहां सिंगल दावेदार हैं या जहां पर विवाद कम है, तो वहां पर जल्दी फैसला ले सकती है। ऐसी सब लोगों की मांग भी है और पार्टी का नेतृत्व जिस तरह से लगातार इस चुनाव के लिए तैयारियां कर रहा है, तो मुझे भी उम्मीद है कि कुछ सीटों पर जल्दी फैसला हो। पार्टी का एक सिस्टम है उसमें, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, इन सारे विषयों पर प्रदेश के लोगों से चर्चा वार्ता करने के बाद ही इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना एक विशेषाधिकार होता है। राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और उसके बाद ही ये चीज़ें होंगी। जब भी ये विषय आएगा तो निश्चित तौर पर हम आपको बताएंगे। वहीं भाजपा की विजय संकल्प यात्रा रुड़की के मंगलौर पहुंची और यात्रा के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई दिग्गज नेता चल रहे हैं। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि वो जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। हम 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प की कामना लेकर और जनता के आशीर्वाद के लिए निकले। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में एक 5 साल तक लगातार विकास की दृष्टि लेकर सरकार ने काम किया है। गन्ने का मूल्य 5 रुपये बढ़ाया, तो हम लोगों ने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी मजबूत किया है। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल की जुबान एक बार फिर से फिसली है। टिकटों को लेकर देशराज ने विपक्षियों पर निशाना साधा। क्या उन्होंने कहा, सुनते हैं। मैंने कहा था कि एकलव्य बनना पड़ेगा और इतने तीर मारूंगा कि जब तो के मुंह तीरों से भर जाएंगे और भौंकने की कोशिश करेंगे तो आवाज मुंह से नहीं कहीं और से आएगी। उधर जागेश्वर से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने विकास के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस के समय में कराए गए विकास काम भाजपा के कार्यालय से बेहतर हैं, कार्यकाल से बेहतर है। आज तक भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब के बल पर सत्ता में आई है, हमेशा झूठ बोलती है। प्रधानमंत्री से लेकर के यहाँ के जितने नेता हैं वो सब झूठी वायदे करते हैं। अब ये कौन मान सकता है इसको कि जितना विकास हुआ है उत्तराखंड में सब हमने किया है। वो किसी समय भी बहस करने को तैयार आ जाए, लिस्ट ले आए, हम भी अपनी लिस्ट लेके चले जाएंगे। वहीं भाजपा में टिकटों को लेकर दावेदारी भी होने लगी है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने यमुनोत्री सीट से टिकट की दावेदारी पेश की है। यमुनोत्री से मैं अपना टिकट की दावेदारी करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया होती है चुनाव के लिए और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट तय करता है और जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होता है उसी को सर्वमान्य होता है। वहीं खनन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब सरकार के मंत्री खुद सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, फिर अब भाजपा के पास कहने को बचता क्या है। उधर भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। समय में याद आ रहा है कि अब जब कोटद्वार से टिकट मिलेगी तो जनता मुझे रास्ता बता देगी, इसलिए अपनी छवि का उनको ध्यान अब आ रहा है। तो इसमें सारे लोग लिप्त हैं, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और ये खनन प्रेमी सरकार की पूरी पोल जनता के सामने आनी चाहिए। चुनाव का समय है, आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति बहुत चलेगी
लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि किसी भी पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये कानून सम्मत नहीं हुआ है, ये कानून सम्मत हुआ है। जो भी काम खनन पर हो रहे हैं वो सब कानून के सम्बद्ध हो रहे हैं, कानून की तहत सारे काम हो रहे हैं। जो नियम कायदे कानून हैं उनके तहत काम हो रहे हैं। कोई रिन्यूअल्स होंगे, कोई इस तरह के काम होंगे। उधर देहरादून के गुनियाल गांव में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक सैन्य धाम में जाने के लिए सड़क को लेकर विवाद है। दरअसल सैन्य धाम से पहले जो जमीन है वो प्राइवेट बिल्डरों की है, वहीं सैन्य धाम का रास्ता दूसरी ओर से काफी लंबा है। सरकार चाहती है कि सैन्य धाम के लिए प्राइवेट जमीन से सीधा रास्ता मिल जाए। कॉलोनाइजर ने हमने लिख के दे दिया, उन्होंने हमको लिख के दे दिया है कि आप हमें इसके बदले में अगर दूसरी ज़मीन देंगे तो हम आपको देने को तैयार हैं। जितनी ज़मीन हम उनकी लेंगे उसके बदले में 8.5 में उतनी ज़मीन जो है दूसरी उनको दे दी जाएगी और हमें कोई ना उनको कोई दिक्कत होगी ना हमें कोई दिक्कत। आपको बताएं, देहरादून से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और त्रिवेंद्र के आवास पर जन्मदिन की बधाई देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दोनों दिग्गजों की मुलाकात ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है और इससे पहले भी दोनों की मुलाकात के निकाले गए थे कई सियासी मायने और एक बार फिर से जब ये दोनों साथ दिखाई दिए हैं तो फिर सवाल उठाए जाने लगे हैं। और अब बात 70 के संग्राम की और 70 के संग्राम में अब आपको दिखाते हैं कि उधम सिंह नगर के नानकमत्ता विधानसभा सीट का हाल क्या है। इस सीट पर पिछले 2 टर्म से भाजपा का कब्जा है, मगर इस बार क्या भाजपा की राह आसान होगी, बात इसी पर टिकी हुई है। रिपोर्ट देखिए। उधम सिंह नगर की नानकमत्ता विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और प्रेम सिंह राणा विधायक है। नानकमत्ता सीट 2012 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा की तरफ से प्रेम सिंह राणा मैदान में उतरे थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से गोपाल सिंह राणा चुनाव लड़े थे। मगर प्रेम सिंह राणा ने गोपाल सिंह को 5,500 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया था। 2017 के चुनाव में भी भाजपा ने प्रेम सिंह राणा को ही टिकट दिया। उन्होंने इस बार कांग्रेस के गोपाल सिंह को 10,000 वोटों से शिकस्त दी थी। प्रेम सिंह राणा को भरोसा है कि नानकमत्ता की जनता इस बार भी उन्हें ही आशीर्वाद देगी। नानकमत्ता में बिजली, पानी और सड़क ये मूलभूत समस्या रही है। इस पंचवर्षीय योजना में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो ज़्यादातर जो रोडें हमारी कच्ची थी उन रोडों को हमने पक्का करने का काम किया है। जैसे बिजली की समस्या थी, कई हमारे खत्तों में लाइट नहीं थी, कई ऐसे जगह थे जहां हम लाइट नहीं दे पा रहे थे। सौभाग्य योजना के तहत हमने सोलर लाइट की व्यवस्था जंगलों में की। नानकमत्ता सीट पर पिछले 2 टर्म से भाजपा ही चुनाव जीतती आ रही है। इस बार भी मुकाबला प्रेम सिंह और गोपाल के बीच ही होने की उम्मीद है, मगर इस बार पहाड़ पर सियासी समीकरण बदले हुए हैं। कांग्रेस कुमाऊं में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, साथ ही आम आदमी पार्टी भी इस क्षेत्र में काफी सक्रिय है। इसलिए कहना मुश्किल है कि नानकमत्ता में इस बार भाजपा की राह आसान रहेगी। एबीपी गंगा के लिए नानकमत्ता से धीरेन्द्र गौड़ की रिपोर्ट। तो इस सीट पर 2 टर्म से भाजपा का कब्जा है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि नानकमत्ता क्षेत्र के जनता के बड़े मुद्दे इस बार कौन से हैं। विधानसभा क्षेत्र में बड़ा अस्पताल नहीं है, ये बड़ा मुद्दा यहाँ का है, जिससे कि लोगों को खटीमा या फिर रुद्रपुर आना पड़ता है और उनको परेशानी होती है। इसके साथ ही 10वीं के बाद छात्रों को पढ़ाई के लिए समस्या, इंटर कॉलेज की मांग की जा रही है, ये बड़ा मुद्दा है। सड़कों पर काम तो हुआ है, मगर अभी भी काफी काम होना बाकी है। बिजली की एक बड़ी समस्या, इसके साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए कोई बड़ी योजना नहीं है। तो ये यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, बड़े अस्पताल की मांग हो रही है। 10वीं के बाद पढ़ाई करने की समस्या आती है और इसके साथ साथ सड़कों पर काफी काम होना बाकी है। तो ये बड़े मुद्दे हैं इस बार के लिए। इसके साथ ही बिजली की समस्या भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा दिखाई देता है। विधायक के अपने दावे हैं, मगर आपको दिखाते हैं कि विधानसभा क्षेत्र की जनता विधायक के कामों को लेकर क्या कह रही है। नानकमत्ता से साधु नगर या सरौंजा या अंदर के गांव जो दूरस्थ है 15-15 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाए तो वहाँ की रोडें सब पक्की करा ली है। मैं यहाँ का व्यापारी भी हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी कि यहाँ लाइन की ट्रिपिंग बहुत होती थी।
आज नानकमत्ता में सब स्टेशन बन रहे हैं बिजली के, उसके बाद से उद्योगों को जो बिजली मिल रही है उसमें भी हमें सुविधा मिल रही है। नानकमत्ता 69 विधानसभा में बहुत अच्छा काम निकल रहा है, जो कि संकट से जो खजमा तक का क्षेत्र है उन्हीं के अंडर में आता है, कुछ जगहों पे खजमा छोड़ के, लेकिन उन्होंने उसमें कोई पैसा नहीं लगाया, कोई काम नहीं किया है। हम कहना चाहें इस्लाम नगर ले लो, हमारी आदर्श कॉलोनी ले लो, मोहलिया ले लो या नगमा ले लो, इसमें ऐसा उन्होंने कुछ काम ऐसा निकला है जो यहाँ पे आके वोट मांग सकते हैं। हम उन्हें फ़ोन करते हैं, आने वाले समय में टाल के चले जाते हैं, या आने वाली निधि में काम कराएंगे कह के चले जाते हैं। सशक्त भू कानून को लेकर यूकेडी ने पूरे प्रदेश में 1000 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। इस यात्रा का समापन देहरादून में हुआ है। यूकेडी लगातार मांग कर रही है कि प्रदेश में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए, जिससे कि पहाड़ की जमीन को बचाया जा सके। हमारी मांग ये है कि सरकार को जिस तरीके से सरकार ने नोटबंदी अचानक से लागू की थी, उसी तरीके से ये भू कानून सडन से लागू होना चाहिए था। लेकिन दिल्ली वाले दल जो खुद मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर को उत्तराखंड में मिलाने के पक्षधर हैं, जिन्होंने सारी जमीनें बेच खाई हैं, इनके सलाहकारों ने, इनके ओएसडीओ ने, मुझे लगता नहीं है कि ये लोग जो हैं उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून लाके रहेंगे। और अब बात मौसम की मिजाज की करेंगे। दरअसल उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल चुका है। हर्षिल, झाला, सुखी टॉप, मुखबा, गंगोत्री समेत कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। सुबह और शाम के समय तापमान माइनस में पहुंच जाता है और पारा इतना गिर चुका है कि पाइपों में पानी तक जम चुका है, जिस वजह से पानी की आपूर्ति भी बाधित हो रही है। आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं, पारा गिरने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। पाइपलाइन का पानी जम चुका है, पेयजल आपूर्ति इस वक्त बाधित है। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि पर्यटकों के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत और सुंदर तस्वीर है।